नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल मनीषा रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा और आज मैं आपके लिए एक ऐसी विस्फोटक खबर और कहानी लेकर आई हूं जो टीवी की दुनिया में भूचाल ला देगी। और सेट के अंदर की हलचल, राइटर्स के कमरे की फुसफुसाहट और मेकअप रूम के गॉसिप सब मुझ तक सबसे पहले पहुंचते हैं। इसलिए आज जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो महज एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आने वाले उस तूफान की आहट है जो अनुपमा की जिंदगी को तहस-नहस करने वाला है। आज सुबह जब मैं स्टूडियो के पास से गुजर रही थी, मैंने देखा कि सेट पर पुलिस की जीप और कोर्ट रूम का सेटअप तैयार किया जा रहा था, जिससे ये साफ इशारा मिलता है कि मेकर्स ने अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट प्लान कर लिया है। एक ऐसा ट्विस्ट जहां अनुपमा, जो हमेशा दूसरों को बचाती है, अब खुद एक ऐसे दलदल में फंसने वाली है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। कहानी की शुरुआत होती है उसी रात से जिस रात अनुपमा ने पूरी सोसाइटी के सामने ईशानी और प्रीत के हक में आवाज उठाई थी और समाज के दोगलेपन का पर्दाफाश किया था। आपको याद होगा कि उस एपिसोड में अनुपमा ने किस तरह दहाड़कर उन लोगों का मुंह बंद कराया था जो औरतों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब शेरनी दहाड़ती है तो लकड़बग्घे डर कर भाग तो जाते हैं, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं भूलते। और यहाँ वो लकड़बग्घा है गौतम, जिसकी ईगो को अनुपमा ने सबके सामने कुचल दिया था। गौतम, जो ऊपर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, अंदर ही अंदर प्रतिशोध की आग में जल रहा था, क्योंकि उसकी मर्दानगी को एक औरत ने, एक दादी की उम्र की महिला ने चुनौती दी थी। और फिल्म सिटी के सूत्रों के अनुसार गौतम का किरदार अब सिर्फ एक चिड़चिड़े पड़ोसी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो एक साइको विलन का रूप लेने वाला है। गौतम ये समझ चुका है कि अनुपमा को बातों से हराना नामुमकिन है। उसे तोड़ने के लिए उसके उसूलों, उसकी अच्छाई और उसके परिवार पर वार करना होगा। इसलिए उसने एक खूनी खेल की रचना की है, एक ऐसा जाल जिसे चक्रव्यूह कहना गलत नहीं होगा। रात का समय है, अनु की रसोई बंद हो चुकी है, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन अनुपमा की आंखों में नींद नहीं है, क्योंकि उसे बेचैनी महसूस हो रही है। वही बेचैनी जो अक्सर उसे तब होती है जब उसके अपनों पर कोई मुसीबत आने वाली होती है। वो बार बार पानी पी रही है, खिड़की से बाहर झांक रही है, उसे लग रहा है कि हवाओं का रुख बदला हुआ है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर है। अनुपमा हिचकिचाते हुए फोन उठाती है और दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो किसी और की नहीं बल्कि गौतम की है। लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो पुराना गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली मिठास है। वो अनुपमा से कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो सुलह करना चाहता है। वो कहता है कि उसने अनु की रसोई के लिए एक बड़ा ऑर्डर लाने की बात की है और वो चाहता है कि अनुपमा अभी इसी वक्त उससे गोदाम में मिले, ताकि वे पुराने गिले शिकवे मिटाकर बिजनेस की नई शुरुआत कर सके। अनुपमा, जो दिल की साफ है और हमेशा लोगों को दूसरा मौका देने में विश्वास रखती है, एक पल के लिए सोचती है। उसका मन गवाही नहीं देता, उसका छठा सेंस उसे रोकता है कि इतनी रात गए जाना ठीक नहीं। लेकिन फिर गौतम एक ऐसा दांव खेलता है जो अनुपमा की सबसे बड़ी कमजोरी है, उसकी बेटी राही। गौतम बातों बातों में जिक्र करता है कि उसने राही को कुछ देर पहले उस गोदाम के पास किसी लड़के से बात करते देखा था और उसे लगता है कि राही मुसीबत में हो सकती है। बस यही वो ट्रिगर पॉइंट है जहां अनुपमा की सारी समझदारी उसकी ममता के आगे हार जाती है। राही का नाम सुनते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिना किसी को बताए, बिना प्रेम को जगाए अपनी शॉल ओढ़ती है और उस तूफानी रात में अकेले ही उस गोदाम की तरफ निकल पड़ती है, ये जाने बिना कि वो अपनी मौत या उससे भी बदतर अपनी बदनामी के मुंह में जा रही है। मैं आपको बता दूं, फिल्म सिटी में जब इस सीन की रिहर्सल हो रही थी तो सेट पर मौजूद हर क्रू मेंबर की सांसें अटकी हुई थीं, क्योंकि डायरेक्टर ने इस सीन को इतना डार्क और सस्पेंस से भरा रखा है कि देखने वालों का कलेजा मुंह को आ जाएगा। रास्ते में चलते हुए अनुपमा को हर आहट में खतरा महसूस होता है। स्ट्रीट लाइट्स बुझी हुई हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, माहौल पूरी तरह से डरावना है, जैसे कुदरत उसे इशारा कर रही हो कि लौट जाओ अनुपमा, आगे सिर्फ तबाही है। जब अनुपमा उस पुराने जर्जर गोदाम के पास पहुंचती है तो उसे वहां गौतम खड़ा मिलता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। अनुपमा फौरन राही के बारे में पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है? लेकिन गौतम हंसने लगता है। उसकी हंसी खाली गोदाम में गूंजती है और वो अनुपमा को बताता है कि राही यहाँ कभी थी ही नहीं, ये तो सिर्फ शेरनी को पिंजरे में बुलाने का एक बहाना था। अनुपमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मुड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी गौतम उसके सामने आ खड़ा होता है और यहाँ शुरू होता है वो ड्रामा जो अगले कई हफ्तों तक टीआरपी चार्ट्स पर राज करेगा। गौतम अनुपमा को उकसाना शुरू करता है। वो उसके चरित्र, उसके अतीत, वनराज के साथ उसके रिश्तों और यहाँ तक कि आध्या यानी
राही की परवरिश पर भद्दी टिप्पणियां करता है। उसका मकसद अनुपमा को इतना क्रोधित करना है कि वो अपना आपा खो दे। अनुपमा, जो अब तक संयम बनाए हुए थी, अपनी बेटी के बारे में अपशब्द सुनकर भड़क उठती है। वो गौतम को चेतावनी देती है कि वो अपनी हद में रहे, लेकिन गौतम आज हदें पार करने के इरादे से ही आया है। वो गोदाम में रखी एक मेज की तरफ बढ़ता है, जहां पहले से ही कुछ धारदार चाकू और कांच की बोतलें रखी हैं। ये सब प्री प्लान्ड है, जिसे कानून की भाषा में प्री मेडिटेटेड क्राइम कहते हैं। गौतम खुद को चोट पहुंचाने की धमकी देता है और कहता है कि अगर अनुपमा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो चिल्ला चिल्लाकर पूरी बस्ती को इकट्ठा कर लेगा और कहेगा कि अनुपमा ने उस पर हमला किया है। लेकिन अनुपमा डरने वालों में से नहीं है। वो निडर होकर कहती है कि सच को आंच नहीं आती। तभी गौतम एक चाकू उठा लेता है। अनुपमा उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है। दोनों के बीच छीना झपटी होती है और इसी संघर्ष के बीच एक जोरदार बिजली कड़कती है। रोशनी कौंधती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि गौतम जमीन पर गिरा हुआ है और वो चाकू जिससे गौतम खेल रहा था अब अनुपमा के हाथ में है और उस पर खून लगा है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये खून गौतम का है या किसी और का, ये अभी साफ नहीं है। पर मंजर ऐसा बन गया है कि देखने वाले को यही लगेगा कि अनुपमा ने वार किया है। उसी वक्त जैसे किसी इशारे का इंतजार हो रहा था, सायरन की आवाज गूंजती है। पुलिस जीप वहां पहुंचती है और उनके साथ कुछ मीडिया वाले भी हैं, जिन्हें शायद गौतम ने ही टिप दी थी। लेकिन गौतम की योजना उस पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि अब वो बेसुध पड़ा है। शायद सच में मर चुका है या मरने का नाटक कर रहा है। ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है। पुलिस इंस्पेक्टर, जो शायद पहले से ही अनुपमा के खिलाफ पूर्वाग्रह रखता है, अंदर घुसता है और अनुपमा को रंगे हाथों चाकू के साथ खड़ा पाता है। अनुपमा सन्न है, उसके हाथ कांप रहे हैं। वो चाकू नीचे गिरा देती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सबूत उसके खिलाफ चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है। हथकड़ियां निकाली जाती हैं और अनुपमा, जो हमेशा कानून का सम्मान करती है, आज उसी कानून की नजरों में एक मुजरिमा बन चुकी है। सोचिए उस पल का मंजर जब अनुपमा को पुलिस की जीप में बैठाया जा रहा होगा। बारिश उसके आंसुओं को छिपा रही होगी और दूर कहीं शाह हाउस में या प्रेम के घर में किसी को खबर तक नहीं होगी कि उनकी अन्नपूर्णा अब एक खूनी मानी जा रही है। फिल्म सिटी में मेरे सूत्रों ने बताया कि आने वाले एपिसोड्स में हम कोर्टरूम ड्रामा देखेंगे, जहां अनुपमा का केस कोई बड़ा वकील नहीं, बल्कि शायद वो खुद या फिर कोई ऐसा शख्स लड़ेगा जिसकी उम्मीद हमने छोड़ दी थी। हो सकता है कि यहाँ अनुज कपाड़िया की वापसी का कोई लिंक जुड़े, लेकिन फिलहाल फोकस इस बात पर है कि गौतम की बॉडी वहां से गायब हो जाती है या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा आता है जो अनुपमा को पूरी तरह से फंसा दे। ये मर्डर मिस्ट्री ट्रैक शो को एक थ्रिलर में बदल देगा, जहां अनुपमा को जेल की सलाखों के पीछे अपनी बेगुनाही साबित करने की जंग लड़नी होगी। जेल के अंदर अनुपमा का सफर आसान नहीं होगा। वहां भी उसे नई चुनौतियों का सामना करना होगा। शायद कुछ पुरानी दुश्मन वहां उसका इंतजार कर रही हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राही का क्या होगा। क्या वो अपनी मां पर भरोसा करेगी या गौतम के फैलाए झूठ के जाल में फंसकर अनुपमा को ही दोषी मान लेगी, क्योंकि राही और अनुपमा का रिश्ता अभी अभी पटरी पर आ रहा था और ये घटना उस नाजुक धागे को तोड़ सकती है। शाह परिवार का रिएक्शन भी देखने लायक होगा। वनराज अगर वो शो में वापस आता है या उसका जिक्र होता है, तोशु और पाखी जैसे लोग जो हमेशा अनुपमा की गलती निकालते हैं, क्या वो इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़े होंगे या उसे ताने मारेंगे कि कहा था ना, समाज से पंगा मत लो। ये स्क्रिप्ट का पहला हिस्सा है दोस्तों, जहां जाल बिछ चुका है और शेरनी उसमें फंस चुकी है। आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जिराफ की रफ्तार से भी तेज पुलिस की जीप अनुपमा को लेकर अंधेरे को चीरती हुई थाने की तरफ बढ़ रही है और पीछे छोड़ गई है एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं फिल्म सिटी में ही मौजूद थी जब इस सीन की शूटिंग के बाद रूपाली गांगुली, अनुपमा, अपने वैनिटी वैन की तरफ जा रही थीं, तो उनके चेहरे पर वो थकान और दर्द साफ झलक रहा था, जो एक कलाकार तब महसूस करता है जब वो अपने किरदार के सबसे काले अध्याय को जी कर आया हो। सेट पर मौजूद मेरे सूत्रों ने पुष्टि की है कि ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि अनुपमा के आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाने की एक सोची समझी साजिश है। थाने पहुंचते ही अनुपमा को लॉकअप में डाल दिया जाता है। वही अनुपमा जो हमेशा अन्नपूर्णा बनकर दूसरों का पेट भरती थी, आज ठंडे फर्श पर बैठी है। उसकी साड़ी पर लगा वो खून का धब्बा, चाहे वो गौतम का हो या किसी और का, सूख चुका है, लेकिन उसका निशान उसके दामन पर हमेशा के लिए लग चुका है। मीडिया वाले जो गिद्धों की तरह बाहर खड़े हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं। समाज सुधारिका बनी कातिल, अनुपमा की रसोई में पकी मौत की खिचड़ी। ये हेडलाइंस शाह हाउस और आशा भवन में बम की तरह गिरती हैं।
सबसे पहले खबर पहुंचती है प्रेम के पास। प्रेम, जो अनुपमा को अपनी मां से बढ़कर मानता है, जब उसे पता चलता है कि अनुपमा को पुलिस ले गई है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्क्रिप्ट के मुताबिक प्रेम ही वो पहला शख्स होगा जो थाने पहुंचेगा, लेकिन पुलिस उसे अनुपमा से मिलने नहीं देगी। इंस्पेक्टर का रवैया बेहद सख्त है क्योंकि ऊपर से प्रेशर है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि फिल्म सिटी की गलियों में ये चर्चा गर्म है कि गौतम के पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, कोई ऐसा जो अनुपमा की तरक्की और उसकी निडरता से जलता है, शायद कोई पुराना दुश्मन जो अभी पर्दे के पीछे है। प्रेम थाने के बाहर चिल्ला रहा है। वो कसम खाता है कि वो अपनी अन्नू माँ को बाहर निकाल कर लाएगा, लेकिन अंदर बैठी अनुपमा एकदम खामोश है। वो सदमे में है। उसे अपनी चिंता नहीं है, उसे चिंता है राही की। वो सोच रही है कि जब राही को पता चलेगा कि उसकी माँ पर हत्या का आरोप लगा है तो उस बच्ची के कोमल मन पर क्या बीतेगी। क्या वो फिर से अपनी माँ से नफरत करने लगेगी? इधर शाह हाउस में वनराज शाह की गैर मौजूदगी में बा का रिएक्शन वैसा ही है जिसकी हमें उम्मीद थी। जैसे ही बा को खबर मिलती है वो अपना माथा पीट लेती हैं, लेकिन दुख से ज्यादा उन्हें अपनी नाक कटने की फिक्र है। वो तोशु और पाखी के सामने विलाप करती हैं कि मैंने कहा था ना, औरत को घर की चारदीवारी में रहना चाहिए, नेतागिरी करेगी तो जेल ही जाएगी। बा के ये शब्द कड़वे हैं, लेकिन ये समाज की उस सोच को दिखाते हैं जिससे अनुपमा लड़ रही थी। तोशु, जो हमेशा की तरह स्वार्थी है, अपनी माँ की फिक्र करने के बजाय अपने क्लाइंट्स और अपनी इमेज की चिंता करने लगता है। किंजल अकेली है जो अनुपमा के लिए रो रही है और तोशु को फटकार लगाती है कि उसे अभी थाने जाना चाहिए, लेकिन तोशु साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो एक मर्डरर के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता। ये सीन दर्शकों को अंदर तक झकझोर देगा, क्योंकि एक माँ जिसने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया, आज वही बेटा उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और दिल दहला देने वाला रिएक्शन आता है राही का। जब राही को पता चलता है कि गौतम ने उसे चारा बनाकर अनुपमा को बुलाया था, तो वो गिल्ट यानी आत्मग्लानि से भर जाती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अनुपमा से झगड़ा किया था, कैसे उसने कहा था कि उसे अनुपमा की ज़रूरत नहीं है, और आज उसी की वजह से अनुपमा जेल में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राही के दिमाग में शक का कीड़ा डाला जाता है। मेरे सूत्र बताते हैं कि शो में एक ऐसी लेडी विलेन की एंट्री या वापसी हो सकती है, शायद बरखा या कोई नई पड़ोसन, जो राही के कान भरेगी। वो राही से कहेगी, देख बेटा, तेरी माँ ने गुस्से में आकर वनराज को छोड़ दिया, अनुज को छोड़ दिया, हो सकता है गुस्से में उसने गौतम को मार ही दिया हो। राही, जो अभी भी अपने बचपन के ट्रॉमा से जूझ रही है, कंफ्यूज हो जाती है। क्या उसकी माँ सच में कातिल है? ये द्वंद्व, ये कश्मकश आने वाले एपिसोड्स का केंद्र बिंदु होगी। अगली सुबह का मंजर बेहद दर्दनाक होता है। अनुपमा को कोर्ट ले जाने की तैयारी हो रही है। हथकड़ियां लगी अनुपमा जब बाहर आती है तो भीड़ उसे घेर लेती है। लोग उसे गालियां दे रहे हैं। वही लोग जो कल तक उसकी रसोई का खाना खाकर उंगलियां चाट रहे थे, आज उस पर पत्थर फेंकने को तैयार हैं। इसी भीड़ में अनुपमा की नज़र प्रेम और राही पर पड़ती है। प्रेम की आंखों में आंसू और आग दोनों हैं, लेकिन राही की आंखों में सवाल है। अनुपमा अपनी बेटी की आंखों में वो अविश्वास देख लेती है, और यही वो पल है जब अनुपमा टूट जाती है। उसे जेल जाने का दुख नहीं है, उसे दुख इस बात का है कि उसकी अपनी बेटी, जिसके लिए वो उस गोदाम में गई थी, आज उस पर शक कर रही है। कोर्ट रूम में जज के सामने पुलिस अपनी थियरी पेश करती है। वो कहते हैं कि गौतम और अनुपमा के बीच पुरानी रंजिश थी। अनुपमा ने उसे धमकी दी थी और मौका मिलते ही गोदाम ने बुलाकर उसका कत्ल कर दिया। सबूत के तौर पर वो चाकू पेश किया जाता है जिस पर अनुपमा के फिंगरप्रिंट्स हैं। सरकारी वकील अनुपमा को एक वायलेंट औरत साबित करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू होता है। मेरे पास फिल्म सिटी से एक एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अनुपमा का केस लड़ने के लिए कोई आम वकील नहीं आएगा। मेकर्स एक धमाकेदार एंट्री प्लान कर रहे हैं। क्या ये अनुज कपाड़िया होगा या फिर कोई नया हाई प्रोफाइल लॉयर जिसे प्रेम लेकर आएगा? फिलहाल के लिए जज अनुपमा को न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं क्योंकि जमानत की अर्जी खारिज हो जाती है। अनुपमा को वापस जेल भेज दिया जाता है। जेल के अंदर का माहौल बेहद घुटन भरा है। वहाँ कुछ कैदी अनुपमा को पहचान लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। आ गई समाज सुधारिका। वहाँ अनुपमा को पता चलता है कि जेल की दुनिया बाहर की दुनिया से भी ज्यादा क्रूर है। उसे खाना नहीं दिया जाता, उसे सोने नहीं दिया जाता। लेकिन अनुपमा, जो हार मानने वालों में से नहीं है, वहाँ भी अपनी अच्छाई का दिया जलाने की कोशिश करेगी।
स्क्रिप्ट में एक सीन है जहां अनुपमा एक बीमार कैदी की मदद करती है, जिससे जेलर का दिल पसीज जाता है। ये दिखाता है कि आप फूल को कीचड़ में भी फेंक दो, वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। इस बीच बाहर एक और बड़ा खेल चल रहा है। प्रेम और अंश, जो अब तक चुप था लेकिन अब अपने भाई होने का फर्ज निभाएगा, जासूसी करना शुरू करते हैं। वो उसी गोदाम में वापस जाते हैं, पुलिस की टेप के नीचे से घुसकर सुराग तलाशने की कोशिश करते हैं। उन्हें वहां कुछ ऐसा मिलता है जो पुलिस की नज़रों से बच गया था, गौतम का मोबाइल फ़ोन, जो एक कोने में टूटा पड़ा था। क्या इस फ़ोन में कोई रिकॉर्डिंग है? क्या गौतम मरने से या गायब होने से पहले किसी से बात की थी? और सबसे बड़ा सवाल, गौतम की बॉडी का क्या हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है? मेरे पास खबर है कि गौतम शायद मरा ही नहीं है। ये सब अनुपमा को फंसाने और उसकी अन्नू की रसोई को हड़पने की साजिश हो सकती है। हो सकता है गौतम को किसी प्राइवेट अस्पताल में छुपाया गया हो और जब तक अनुपमा की बदनामी पूरी ना हो, वो सामने नहीं आएगा। दोस्तों, आने वाले हफ्ते का महा एपिसोड बहुत भारी पड़ने वाला है। आप देखेंगे कि कैसे अनुपमा जेल की सलाखों के पीछे बैठकर करवा चौथ या किसी त्योहार का व्रत रखेगी अपने परिवार की सलामती के लिए। वो दृश्य जहां वो जेल की दीवार पर कोयले से कान्हा जी की तस्वीर बनाती है और उनसे सवाल पूछती है, वो यकीनन आपको रुला देगा। और उधर राही, जो अपने ही घर में बेगानी हो गई है, उसे एक रात सपना आता है। उसे याद आता है कि उस रात उसने सच में किसी को गोदाम के पास देखा था, कोई ऐसा जो गौतम नहीं था। क्या राही की याददाश्त वापस आएगी और वो गवाह बनेगी? क्या वो कोर्ट में जाकर अपनी माँ को बचाएगी? ये सफ़र अभी लंबा है और अनुपमा की अग्नि परीक्षा अभी बस शुरू हुई है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सा तीसरा शख्स था जो उस रात गोदाम में मौजूद था और जिसका चेहरा अनुपमा ने बिजली की चमक में एक पल के लिए देखा था, लेकिन सदमे में भूल गई थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब अनुपमा सिर्फ अपनी रिहाई की नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाली है। तभी कोर्टरूम का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुलता है। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक जाती हैं। क्या ये अनुज कपाड़िया है? नहीं दोस्तों, ये अनुज नहीं बल्कि नई पीढ़ी का वो नायक है जिसने अनुपमा को अपनी मां माना है। प्रेम की हालत खराब है, उसके कपड़े मैले हैं, माथे पर पसीना है, जैसे वो किसी जंग के मैदान से सीधा यहाँ आया हो। उसके साथ पुलिस नहीं बल्कि एक डरा सहमा सा आदमी है जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ है। ये वही तीसरा शख्स है जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था, वो आदमी जिसे अनुपमा ने बिजली की चमक में देखा था। प्रेम जज साहब से चिल्लाकर कहता है कि रुको जज साहब, फैसला सुनाने से पहले इस आदमी का सच सुनना जरूरी है। सरकारी वकील विरोध करता है, लेकिन डिफेंस लॉयर, जो शायद वनराज का कोई पुराना जानकार या एक नया पावरफुल वकील है, उसे गवाही देने की अनुमति मांगता है। जज की इजाजत मिलते ही प्रेम उस आदमी के चेहरे से नकाब हटाता है और कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही कैमरामैन है जिसे गौतम ने उस रात अपनी मौत का वीडियो बनाने के लिए हायर किया था, ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि अनुपमा ने उसे मारा है। फिल्म सिटी के मेरे सूत्रों के मुताबिक ये सीन इतना इमोशनल और हाई वोल्टेज है कि शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद लाइटमैन भी रो पड़े थे। वो कैमरामैन गवाही देता है और बताता है कि गौतम ने ये पूरा खेल रचा था। उसने बताया कि कैसे गौतम ने अपने कपड़ों के अंदर खून की थैलियां यानी ब्लड पैकेट्स छुपा रखी थी, और जैसे ही अनुपमा के हाथ में चाकू आया, गौतम ने खुद को इस तरह गिराया कि लगे अनुपमा ने वार किया है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट ये है कि गौतम मरा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, गौतम जिंदा है। प्रेम ने कोर्ट के सामने एक पेन ड्राइव पेश की जो उसने और अंश ने मिलकर गौतम के टूटे हुए फोन के क्लाउड बैकअप से रिकवर की थी। स्क्रीन पर वीडियो प्ले होता है जिसमें गौतम अपनी ही साजिश पर हंसते हुए दिख रहा है और कह रहा है कि इस बार अनुपमा को ऐसी मौत मारूंगा कि वो जिंदा रहकर भी मर जाएगी। वीडियो में साफ दिखता है कि गौतम खुद एक एम्बुलेंस को पहले से बुक कर चुका था, जो उसे पुलिस के आने से ठीक पहले वहां से ले गई और किसी अज्ञात जगह पर शिफ्ट कर दिया। पुलिस को जो बॉडी या सबूत मिले थे वे सब मैनिपुलेटेड थे। इस खुलासे के बाद कोर्ट रूम में भूचाल आ जाता है। जज साहब तुरंत पुलिस कमिश्नर को आदेश देते हैं कि गौतम को जहां भी हो ढूंढ निकाला जाए, और तभी प्रेम एक और इशारा करता है और पुलिस की एक टीम स्ट्रेचर पर लेटे हुए गौतम को कोर्ट के अंदर लाती है, जिसे उन्होंने शहर के बाहरी इलाके के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया है। गौतम को जिंदा देखकर बा और तोशु के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। जो समाज अनुपमा को कातिल कह रहा था, अब वही समाज शर्मिंदा होकर नजरी झुकाए खड़ा है। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी है। जब
अनुपमा बाइज्जत बरी होती है तो वो सबसे पहले अपनी बेटी राही की तरफ देखती है। राही, जो अब तक शर्मिंदा होकर कोने में खड़ी थी, दौड़कर अनुपमा के पास आती है और उसके पैरों में गिर पड़ती है। वो रो रो कर माफी मांगती है कि उसने अपनी मां पर शक किया। अनुपमा, जो ममता की मूरत है, उसे उठाती है और गले लगा लेती है। ये मिलन, मां और बेटी का ये पुनर्मिलन दर्शकों के दिलों को पिघला देगा। लेकिन अनुपमा चुप नहीं रहती। कोर्ट से बाहर निकलते ही मीडिया उसे घेर लेती है और यहाँ शुरू होता है अनुपमा का वो रौद्र रूप जिसके लिए रूपाली गांगुली जानी जाती हैं। अनुपमा मीडिया के कैमरों में देखकर पूरे देश से और ख़ास तौर पर उस दोगले समाज से सवाल करती है। वो कहती है कि जब एक औरत खड़ी होती है तो आप उसे देवी कहते हैं और जब वही औरत गिरती है तो आप उसे डायन घोषित करने में एक पल नहीं लगाते। आज मेरी बेगुनाही साबित हो गई, लेकिन उन दागों का क्या जो आपने मेरे चरित्र पर लगाए? क्या आपकी हेडलाइंस मेरे आंसू वापस ला सकती हैं? अनुपमा का ये भाषण सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि समाज के मुंह पर एक तमाचा होगा। वो गौतम की तरफ इशारा करके कहती है कि ऐसे मर्द औरत को नहीं हराते बल्कि खुद अपनी ही नीचता से हार जाते हैं। फिल्म सिटी में चर्चा है कि इस मोनोलॉग के बाद शो की टीआरपी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अनुपमा का कद और भी ऊंचा हो जाएगा। अनु की रसोई अब सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक आंदोलन बन जाएगी। लोग दूर दूर से उस शेरनी के हाथ का खाना खाने आएंगे जिसने सिस्टम को हराया। शाह परिवार, खास तौर पर बा और तोशु को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन अनुपमा अब उन्हें वो भाव नहीं देगी जो पहले देती थी। वो स्पष्ट कर देगी कि रिश्ता रहेगा लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। और अंत में जब सब कुछ शांत हो जाएगा, हम देखेंगे कि अनुपमा अकेले अपने घर की बालकनी में खड़ी है, आसमान की तरफ देख रही है और हवाओं में उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस होती है। स्क्रीन पर एक धुंधला सा साया दिखाई देता है जो दूर से अनुपमा को देख रहा है। क्या ये अनुज है जो उसकी जीत की खबर सुनकर वापस आया है या ये कोई नई मुसीबत की आहट है? मेकर्स ने इस सवाल को एक ओपन सस्पेंस के साथ छोड़ा है। तो दोस्तों, ये थी गौतम के खूनी खेल की पूरी इनसाइड स्टोरी और भविष्यवाणियां जो सीधे फिल्म सिटी के सेट से मैंने यानी आपकी अपनी मनीषा ने आप तक पहुंचाई है। ये ट्रैक अनुपमा के किरदार को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और साबित करेगा कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आपको क्या लगता है, क्या राही अब पूरी तरह सुधर जाएगी या फिर कोई नया विलेन उसके दिमाग में जहर घोलेगा? और क्या आप अनुज की वापसी का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको मेरा ये डीप एनालिसिस और एक्सक्लूसिव अपडेट पसंद आया हो तो मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं ताकि टीवी की दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अनुपमा के हर फैन तक ये सच्चाई पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए मनीषा रिव्यू के साथ।